रेगिस्तान के बीचों बीच 60 मीटर का एक गहरा गड्ढा खोदने का काम चल रहा है, लेकिन 10 मीटर नीचे जाते ही इसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सामने आ गई। नीचे से ग्राउंड वाटर दबाव बनाकर अंदर घुसने लगा और प्रेशर इतना ज्यादा है कि अगर कंट्रोल न किया गया तो पूरी साइट दलदल बन जाएगी। इंजीनियर्स की आंखों के सामने उनकी सालों की मेहनत और बिलियन दिरहम की कॉस्ट डूबती हुई नजर आ रही है। ये वो मोमेंट था जब सबके दिमाग में एक ही सवाल आया कि क्या ये प्रोजेक्ट यहीं खत्म हो जाएगा? क्या रेगिस्तान की मिट्टी और पानी मिलकर दुबई के सपने को डुबो देंगे, या फिर इंसान की जिद और इंजीनियरिंग का दम इस चैलेंज को भी हरा देगा? क्योंकि ये कोई नॉर्मल प्रोजेक्ट नहीं था, ये था डीप डाइव दुबई, दुनिया का सबसे गहरा और 14 मिलियन लीटर पानी से भरा हुआ पूल। सवाल सिर्फ ये नहीं था कि इसे बनाया जा सकता है या नहीं, सवाल ये था कि इसे बनाने में क्या क्या चैलेंजेस सामने आए और आखिर इंजीनियर्स ने कैसे हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करके इस इम्पॉसिबल प्रोजेक्ट को रियलिटी में बदला। आइए आज की वीडियो में जानते हैं। दुबई का नाम आज दुनिया भर में एक ऐसे शहर के रूप में लिया जाता है जो हर वक्त रिकॉर्ड्स तोड़ने के लिए तैयार रहता है। सबसे ऊंचा टावर बुर्ज खलीफा, सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल, आर्टिफिशियल आइलैंड्स, और अब बारी थी एक ऐसे रिकॉर्ड की जो किसी ने सोचा भी नहीं था, दुनिया का सबसे गहरा पूल। लेकिन दुबई के लिए यह सिर्फ एक गहरा पूल बनाने की बात नहीं थी। वो चाहते थे कि लोगों को एक ऐसा एक्सपीरियंस मिले जो किसी ने पहले कभी फील ही ना किया हो। एक अंडर वाटर सिटी जहां इंसान पानी के अंदर चल सके, एक्सप्लोर कर सके, जैसे किसी और ही दुनिया में आ गया हो। और इस ड्रीम को और ज्यादा स्पेशल बनाने के लिए क्राउन प्रिंस खुद प्लानिंग में शामिल हो गए। उन्होंने सजेस्ट किया कि पूल के अंदर एक बड़ा सा आर्टिफिशियल ट्री ऐड किया जाए जो नीचे जाते ही डाइवर्स को एक अंडर वाटर जंगल जैसा फील दे। उनके विजन के अंडर डिजाइनर्स ने डिसाइड किया कि इस प्रोजेक्ट के बाहरी डिजाइन को ऑयस्टर शेप दिया जाए, जो कि यूएई की पर्ल डाइविंग हेरिटेज को रिप्रेजेंट करता है। क्योंकि एक वक्त था जब एमिरेट्स के लोग समुद्र में घुसकर मोती निकालते थे और वही उनका मेन रोजगार हुआ करता था। ऑयस्टर उन्हीं दिनों की याद और उनके कल्चर का सिंबल है, इसीलिए बिल्डिंग को भी उसी शेप में बनाने का डिसाइड किया गया। ढेर सारी प्लानिंग और सोच विचार के बाद असली काम शुरू हुआ, जिसमें इंजीनियर्स को सबसे पहले एक 60 मीटर का गड्ढा बनाना था, वो भी दुबई की रेगिस्तानी जमीन में। एक्सकेवेटर्स के जरिए खुदाई शुरू हुई और स्टार्टिंग में सब कुछ बहुत ही स्मूथ चल रहा था, लेकिन जैसे ही गहराई 10 मीटर क्रॉस हुई, एक ऐसी प्रॉब्लम सामने आई जो पूरे प्रोजेक्ट के लिए खतरा बन गई। और उस प्रॉब्लम का नाम था ग्राउंड वाटर। पानी का लेवल इतना हाई था कि खुदे हुए गड्ढे में हर तरफ से पानी रिस कर भरना शुरू हो गया, और अगर जल्द ही इसे कंट्रोल न किया जाता तो पूरी एक्सकेवेशन साइट डूब जाती। मतलब सालों की प्लानिंग, सारी कॉस्ट और दुबई का वर्ल्ड रिकॉर्ड ड्रीम खत्म हो जाता। ऐसे में इंजीनियर्स ने तुरंत एक अग्रेसिव प्लान बनाया और सबसे पहले साइट के इर्द गिर्द हैवी ड्यूटी डी वाटरिंग पंप्स लगाए गए, जिनका काम लगातार 24 घंटे पानी को गड्ढे से बाहर निकालना था। ये पंप्स दिन रात चलकर ग्राउंड वाटर लेवल को नीचे ले जाते थे, जिसके बाद टीम थोड़ा और नीचे तक सेफ एक्सकवेशन कर लेती। फिर डेप्थ बढ़ती, प्रेशर और बढ़ता तो पंप्स और तेजी से चलाए जाते, और इसी तरह से पानी को नीचे दबाओ और फिर खुदाई को आगे बढ़ाओ का साइकिल चलता रहा। लेकिन सिर्फ पंप्स लगाना ही काफी नहीं था, क्योंकि पानी का प्रेशर बार बार बढ़ जाता था। इसीलिए इंजीनियर्स ने गड्ढे के चारों तरफ मजबूत डायफ्राम वॉल बनाई। अब आपको बता दें कि ये डायफ्राम वॉल्स असल में जमीन के अंदर बनाई गई कंक्रीट की मोटी दीवारें होती हैं, जो एक्सकवेशन साइट के इर्द गिर्द एक शील्ड की तरह काम करती हैं। उनका काम होता है मिट्टी को अपनी जगह पर होल्ड करना और बाहर का पानी अंदर रिसने ना देना, ताकि गड्ढा खुदाई के दौरान कोलैप्स न करे। साथ ही उन वॉल्स के सपोर्ट के लिए पिलर्स भी लगाए गए, जिससे पूरा का पूरा स्ट्रक्चर स्टेबल बना रहे। इस तरह खुदाई का यह सबसे मुश्किल काम पूरा हुआ। लेकिन एक्सकवेशन के बाद सबसे बड़ा सवाल यह खड़ा हुआ कि इतनी ज्यादा डेप्थ पर पूल की दीवारों को सेफ कैसे रखा जाए, क्योंकि 60 मीटर की गहराई पर पानी का प्रेशर 6 बार से भी ज्यादा होता है। आसान भाषा में कहें तो सरफेस के मुकाबले लगभग 6 गुना ज्यादा फोर्स
लगातार वॉल्स को धकेल रही होती है। मतलब एक तरफ 14 मिलियन लीटर्स पानी का पूरा वेट और दूसरी तरफ सिर्फ और सिर्फ कंक्रीट की दीवारें। अगर कहीं जरा सा भी क्रैक होता तो चंद सेकंड्स में पूरा का पूरा स्ट्रक्चर कोलैप्स हो सकता था। इसीलिए अब यहां पे इंजीनियर्स ने डिसाइड किया कि उन्हें एक ऐसा कंटेनर बनाना होगा जो हर तरफ से बराबर ताकत झेल सके। सॉल्यूशन निकला एक विशाल रेनफोर्स्ड कंक्रीट शाफ्ट। इसका शेप सिलिंड्रिकल रखा गया, एक बहुत ही बड़े थर्मस फ्लास्क की तरह। सिलेंडर शेप बेस्ट होता है क्योंकि गोल डिजाइन ऑटोमेटिकली दबाव को चारों तरफ इक्वली डिवाइड कर देता है, यानी कि बराबर बराबर बांट देता है। अगर यही शेप चौकोर या रेक्टेंगल होता तो कोने कमजोर पड़ जाते और वहीं से क्रैक्स शुरू हो जाते। इस शाफ्ट की दीवारों की मोटाई लगभग 1.5 मीटर रखी गई, यानी कि 1.5 मीटर, और अंदर हैवी स्टील बार्स डाली गईं ताकि प्रेशर बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो और कोई भी कमजोर स्पॉट ना बने। लेकिन प्रॉब्लम यहां पे खत्म नहीं हुई, क्योंकि दबाव सिर्फ साइड वॉल्स पर नहीं था, बल्कि एक और छिपा हुआ खतरा भी था जिसे बॉयंसी फोर्स कहा जाता है। इसे सिंपल शब्दों में समझें तो जब आप एक खाली बाल्टी को सीधा रखकर पानी में दबाते हो तो वो फोर्स के साथ में वापस ऊपर आ जाती है। वैसे ही इतने बड़े शाफ्ट को जमीन के नीचे का पानी ऊपर की तरफ धकेल रहा था। अगर इसका कोई सोल्यूशन नहीं निकाला जाता तो ये पूरी शाफ्ट खाली बाल्टी की तरह गड्ढे से बाहर निकल आती। इस प्रॉब्लम को हैंडल करने के लिए इंजीनियर्स ने शाफ्ट का फाउंडेशन इतना हैवी डिजाइन किया कि उसका खुद का वजन ही उसे जमीन में पकड़े रखे। फाउंडेशन की थिकनेस नॉर्मल बेसमेंट से कई गुना ज्यादा थी ताकि उसका वजन ही नीचे से आने वाले बॉयंसी फोर्स को काउंटर कर सके। अब डिजाइन सेफ है या नहीं, यह प्रूफ करने के लिए मैनुअल कैलकुलेशन काफी नहीं थी। इसीलिए इंजीनियर्स ने एडवांस्ड कंप्यूटर सिमुलेशन चलाए। उन्होंने टेस्ट किया कि एक्सट्रीम प्रेशर आने पर क्या होगा, लॉन्ग टर्म स्ट्रेस, यहां तक कि अर्थक्वेक्स या टेम्परेचर चेंज पर भी स्ट्रक्चर कितना स्ट्रॉन्ग रहेगा। हर टेस्ट ने यह कंफर्म किया कि शाफ्ट सालों तक बिना किसी प्रॉब्लम के सरवाइव कर सकता है। लेकिन सबसे क्रिटिकल मोमेंट वो था जब पूल खाली था। उस वक्त ग्राउंड वाटर प्रेशर फुल फोर्स से शाफ्ट को पुश कर रहा था और अंदर कोई भी पानी नहीं था जो उस फोर्स को बैलेंस कर सके। यानी कि असली टेस्ट वही था। और जब स्ट्रक्चर उस प्रेशर को झेलकर सेफली खड़ा रहा, तब इंजीनियर्स को कंफर्म हुआ कि उनका डिजाइन अनबीटेबल है। लेकिन एक्सकवेशन और सॉफ्ट कंस्ट्रक्शन के बाद भी खतरा टला नहीं था, क्योंकि दुबई के रेगिस्तान में ग्राउंड वाटर हर वक्त प्रेशर बनाता था। ऐसे में अगर कहीं भी थोड़ा सा भी लीक हो जाता तो पूरा का पूरा पूल अनसेफ हो सकता था। इसीलिए इंजीनियर्स ने डिसाइड किया कि स्ट्रक्चर को एकदम लीक प्रूफ बनाना होगा। इसके लिए जब मेन शाफ्ट की कंक्रीट वॉल्स बन रही थीं तो सबसे पहले शाफ्ट के बाहर और जॉइंट्स पर स्पेशल वाटरप्रूफ मेम्ब्रेन्स लगाई गईं, जैसे एक सिंथेटिक प्लास्टिक लेयर जो पूरे कंक्रीट को रैप करती है। पीवीसी वाटर स्टॉप्स को हर जॉइंट पर फिट किया गया ताकि कहीं भी क्रैक आए तो पानी रिस ना पाए, और जहां जरूरत पड़ी वहां केमिकल इंजेक्शन डायरेक्टली कंक्रीट में पंप किए गए जो माइक्रो क्रैक्स को तुरंत सील कर देते थे। इस तरह से यह बेसिकली एक बड़ा बाथ टब बनाया गया जिसमें ग्राउंड वाटर के अंदर घुसने का कोई चांस ही नहीं रहा। लेकिन वाटरप्रूफिंग के साथ एक और प्रॉब्लम सामने आई जिसे गैल्वेनिक कोरोजन कहते हैं। इसका मतलब यह है कि जब दो या दो से ज्यादा अलग अलग मेटल्स पानी के टच में आते हैं तो एक मेटल जंग लगकर जल्दी खराब होने लगता है। अब क्योंकि ये कोई आम स्विमिंग पूल नहीं था जिसमें सिर्फ टाइल्स लगी हों, बल्कि ये एक ऐसा पूल था जिसमें पूरा सनकेन सिटी का सेटअप क्रिएट करना था। मतलब इसमें मेटल्स, प्लास्टिक्स और कंक्रीट सब कुछ यूज होने वाले थे। ऐसे में रिस्क ये था कि जैसे ही पूल पानी से भर जाएगा, अलग अलग मेटल्स एक साथ कांटेक्ट में आकर इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन क्रिएट करेंगे और कोरोजन एक्सेलरेट हो जाएगा। मतलब पॉसिबिलिटी थी कि प्रॉप्स को जल्दी जंग लग जाएगी। इसीलिए इंजीनियर्स ने पहले ही स्टेप लेते हुए सारे के सारे इनकम्पैटिबल मेटल्स को अपने डिजाइन से ही हटा दिया और उनकी जगह स्टेनलेस स्टील या मरीन ग्रेड अलॉय को लिया गया। साथ ही यह प्लान बनाया गया कि हर खुले मेटल सरफेस पर इपॉक्सी पेंट्स और प्रोटेक्टिव कोटिंग अप्लाई की जाए ताकि मेटल्स पानी के डायरेक्ट कांटेक्ट से बचें। और इस तरह
कोरोजन का रिस्क भी शुरू होने से पहले ही कंट्रोल कर लिया गया। अब एक्सकवेशन और स्ट्रक्चर कंप्लीट होने के बाद इस प्रोजेक्ट का सबसे यूनिक पार्ट स्टार्ट हुआ, यानी अंडर वाटर सिटी बनाने का काम। लेकिन यह सब कुछ पानी भरने से पहले करना जरूरी था, क्योंकि एक बार अगर पूल में पानी भर जाता तो अंदर कुछ भी इंस्टॉल करना इम्पॉसिबल था। तो इसके लिए इंजीनियर्स ने पूल के अंदर एक 60 मीटर गहरी स्कैफोल्डिंग यानी कि पाड़ खड़ी की, मानो एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के अंदर एक और बिल्डिंग बनाई जा रही हो। वर्कर्स दिन रात नीचे उतरकर प्रॉप्स फिट करते थे, कभी एक रूम में सोफा और बुक्स को सेट करते थे, तो कभी एक गैराज में कार और कमरे में पियानो फिक्स कर रहे हैं। हैवी आइटम्स जैसे कि कार्स, पूल टेबल्स या स्टेचू को डायरेक्टली क्रेन्स के थ्रू पूल के अंदर उतारा गया। इन सब में वर्कर्स के लिए एक चैलेंज यह भी था कि सिर्फ नीचे या ऊपर आने में ही उन्हें 20 मिनट्स लग जाते थे। इसीलिए अपनी हर एक ट्रिप उन्हें परफेक्टली प्लान करनी पड़ती थी ताकि टाइम वेस्ट ना हो। हर प्रॉप को नीचे कसकर बांधा और ज्वाइन किया गया ताकि वो लूज होकर पानी में तैर न जाए। आर्टिफिशियल ट्री और थीम्ड फर्नीचर सब प्री इंस्टॉल किए गए, बिल्कुल एक मूवी सेट की तरह। एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर था लाइटिंग का, क्योंकि नेचुरल लेक्स में डेप्थ बढ़ने पर अंधेरा हो जाता है, पर यहां इंजीनियर्स ने 100 से ज्यादा अंडर वाटर एलईडी लाइट्स इंस्टॉल किए जो हर कोने तक रोशनी पहुंचाते हैं। सिर्फ विजिबिलिटी के लिए नहीं, बल्कि थीम्ड सिटी को एक ड्रामेटिक सिनेमैटिक लुक देने के लिए भी लाइट्स को खास तरीके से डिजाइन किया गया। मूड लाइटिंग और इमरजेंसी सिग्नल्स दोनों ऑप्शन दिए गए ताकि डाइवर्स भी सेफ रहें और एक्सपीरियंस भी थ्रिलिंग लगे। इन सब के अलावा इंजीनियर्स के लिए एक और चैलेंज ये भी था कि इतने बड़े पूल को मेंटेन कैसे किया जाए। अब जाहिर सी बात है कि अगर पूल का पानी गंदा या धुंधला बन जाता तो पूरा अट्रैक्शन ही खराब लगता। इसीलिए इंजीनियर्स ने एक ऐसा कटिंग एज फिल्ट्रेशन सिस्टम डिजाइन किया जो हर 6 घंटे में पूरे पूल का पानी साइकिल करके साफ कर देता है। इस सिस्टम में पहले पर लीटर फिल्टर्स छोटे पार्टिकल्स को ट्रैप करते हैं, फिर नासा की बनाई हुई आयोनाइजेशन टेक्नोलॉजी पानी में आयंस रिलीज करके बैक्टीरिया और एल्गी को न्यूट्रलाइज करती है, और एंड में यूवी लाइट रिएक्टर्स की बची कुची माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल कर देती है। इससे पानी शीशे की तरह साफ हो जाता है और सबसे बड़ी बात, कोई स्मेल भी नहीं आती। इसके अलावा पानी के साथ दूसरा इशू था टेम्परेचर का। नॉर्मली डीप वाटर ठंडा हो जाता है, लेकिन डाइवर्स के कंफर्ट के लिए इस पूरे पूल का टेम्परेचर कांस्टेंट 30 डिग्री पर मेंटेन किया गया। इसके लिए इंडस्ट्री स्केल हीटिंग एंड कूलिंग सिस्टम्स लगाए गए जो पानी को लगातार सर्कुलेट करके स्टेबल टेम्परेचर बनाए रखते हैं। और सिर्फ कंफर्ट ही नहीं, डाइवर्स की सेफ्टी को भी टॉप प्रायोरिटी पर रखा गया, क्योंकि इतनी डेप्थ पर डाइविंग करना खुद एक रिस्की एडवेंचर है। इसीलिए पूल के अंदर 56 हाईटेक अंडर वाटर कैमरास लगाए गए जो हर कॉर्नर को कवर करते हैं। कंट्रोल रूम में ट्रेन्ड स्टाफ को हर डाइवर पर रियल टाइम में नजर रखने का काम दिया गया ताकि कोई मुसीबत हो तो तुरंत एक्शन लिया जा सके। साथ ही कम्युनिकेशन के लिए एक हाइड्रोफोन्स नाम का एक और स्मार्ट सिस्टम ऐड किया गया। ये असल में अंडर वाटर स्पीकर्स और माइक्स हैं जिनके थ्रू स्टाफ डायरेक्टली डाइवर से बात कर सकते हैं। अगर कोई गलत जगह जा रहा हो या कोई इमरजेंसी हो तो डाइवर्स को वहीं पानी के अंदर वार्निंग मिल जाती है। इसके अलावा सबसे इंटरेस्टिंग फीचर दिया गया अंडर वाटर ड्राई हैबिटेट्स का, एक 6 मीटर और दूसरा 21 मीटर्स पर। ये बेसिकली हवा से भरे हुए चैम्बर्स होते हैं जहां डाइवर्स पानी के अंदर ही अपना मास्क उतारकर सांस ले सकते हैं, रेस्ट कर सकते हैं या इमरजेंसी में सेफ हो सकते हैं। और अगर कोई सीरियस मेडिकल इशू आ भी जाए तो साइड पर एक एडवांस्ड हाइपरबैरिक चैम्बर रेडी रखा गया है जिसमें 12 लोग एक साथ ट्रीटमेंट ले सकते हैं। यह डीकम्प्रेशन सिकनेस जैसी कंडीशंस को तुरंत ट्रीट करता है। इन सब के अलावा ट्रेन्ड लाइफ गार्ड्स और डाइव प्रोफेशनल्स डाइवर्स की हेल्प करने के लिए हर वक्त मौजूद रहते हैं। इस तरह से ये सारा काम कंप्लीट होने के बाद अब बारी थी पूल के अंदर पानी भरने की। लेकिन यह काम भी इतना आसान नहीं था। डीप डाइव दुबई में करीबन 14 मिलियन लीटर्स फ्रेश वाटर डाला गया जो लगभग 6 ओलंपिक पूल्स के बराबर है। इतने बड़े वॉल्यूम को एक झटके में नहीं भरा जा सकता, इसीलिए फिलिंग स्टेजेस में की गई।
फ्लो को कंट्रोल करके धीरे धीरे पानी नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ाया गया ताकि स्ट्रक्चर पर अचानक से एक्स्ट्रा लोड ना पड़े। हर स्टेज पर मशीन से पानी का प्रेशर और लेवल चेक किया जाता रहा। जॉइंट्स और सील्स को ध्यान से देखा गया कि कहीं लीक तो नहीं है, और जैसे जैसे पानी बढ़ता गया अंदर का प्रेशर धीरे धीरे बाहर के ग्राउंड और ग्राउंड वाटर के प्रेशर के साथ बैलेंस में आता गया। पानी भरने के दौरान ही फिल्ट्रेशन सिस्टम भी ऑन कर दिया गया ताकि पानी धुंधला ना हो और साफ बना रहे। ये पूरा फिलिंग प्रोसेस 1-2 दिन का काम नहीं था। इसे धीरे धीरे कंट्रोल्ड फ्लो के साथ में किया गया ताकि हर लेवल पर स्ट्रक्चर और वाटर प्रूफिंग को वेरीफाई करके ही अगला लेवल भरा जाए। इस रफ्तार से इसे पूरा भरने में 2.5 महीने का समय लगने वाला था, लेकिन इंजीनियर्स ने दिमाग चलाया और म्युनिसिपल पाइपलाइंस के साथ साथ टैंकर्स के थ्रू भी पानी को साइट तक पहुंचाना शुरू किया ताकि ये काम 1 महीने में पूरा हो सके। आखिरकार 1 महीने बाद जब सरफेस तक पानी भर गया और सारे चेक्स ग्रीन हो गए तो ये गड्ढा एक मैजिकल अंडर वाटर वर्ल्ड बन चुका था। 2019 में जब इस प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी तब शायद किसी ने सोचा नहीं होगा कि सिर्फ 2 साल में दुबई के रेगिस्तान के बीच में 60 मीटर गहरा अंडर वाटर सिटी खड़ा होगा। लेकिन 2021 तक इंजीनियर्स ने एक्सकेवेशन से लेकर शाफ्ट कंस्ट्रक्शन, वाटर प्रूफिंग, थीमिंग और सेफ्टी सिस्टम्स तक हर एक स्टेज कंप्लीट कर दिया। 27 जून 2021 के दिन जब डीप डाइव दुबई को लाइव किया गया तो जाकर सबको पता चल गया कि ऑफिशियली ये दुनिया का सबसे गहरा पूल बन चुका है। दुबई के लिए ये उसका एक और आइकॉनिक लैंडमार्क है जो उसके टूरिज्म और इंजीनियरिंग एक्सीलेंस को नेक्स्ट लेवल पे ले गया।